हेलो एवरीवन, ज्ञान शुरुआत क्लास में धमाकेदार स्वागत अगेन। चलिए आज हम लोग करेंगे आईसीएमआर जेआरएफ 2022 का जो पेपर आया था आईसीएमआर जेआरएफ का, उसको सॉल्व करेंगे और उस सेक्शन में भी क्या एप्टीट्यूड पे आज हम लोग फोकस करेंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोग ओवरऑल मतलब एप्टीट्यूड डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा मैं आप लोगों को हिंट दूंगी, सॉल्व करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। देखिए बड़ी ही आसानी से फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी जो है वो भी बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो अगर हम ध्यान दें किस तरीके के क्वेश्चंस जो फ्रेम होके आ रहे हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस एज वी ऑलरेडी डिस्कस और सिलेबस में भी मेंशन है एप्टीट्यूड की कि जनरल साइंस में से आते हैं। सो लेट मी शेयर, आप लोग अगर 9 10 8 9 10 का जनरल साइंस बहुत अच्छे से कर लेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा है 9 10 में, तो सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग बड़ी आराम से कर देंगे। कॉमन सेंस के क्वेश्चंस है, अपना दिमाग लगा के कर देंगे। और 9 10 साइंस, जनरल साइंस एंड इवन मैथमेटिक्स थोड़ा सा, तो अगर ये हम कर ले तो एप्टीट्यूड में हम लोगों का जो स्कोर है काफी अच्छा निकल के आएगा। तो अभी टाइम है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे हम लोग थर्ड क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है थर्ड क्वेश्चन, इस पे ध्यान दे देखिए, थोड़ा सा रिकॉल नॉर्मल सा लाइक कॉमन सेंस लगाते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस ब्रिस्क एफरवेसेंस विद बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। ब्रिस्क एफरवेसेंस वी नो क्या होता है, झाग झाग जो होते हैं और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन के साथ। तो अगर हम लोगों को बेकिंग सोडा हम लोग याद करें, हम जो 10th में हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में, NaSCO3 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, अगर हम लोग इसका CH3COH यानी कि एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे बेकिंग सोडा का, तो यहाँ से CO2 रिलीज हो जाता है। बिल्कुल ही 10th का साइंस केमिस्ट्री है ये, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, एसिड बेसिस में जो आ रहा था वही चीज है। तो जहाँ पे भी CO2 रिलीज होता है तो वहां भी ब्रिस्क एफर्वेसेंस दिखते हैं, झाग दिखते हैं ना। तो इथेनिक एसिड इज द राइट आंसर। टेबल सॉल्ट NaCl के साथ नहीं आएगा, आइस के साथ, ऑयल के साथ नहीं आएगा, बिल्कुल क्लियर कट है। सो प्लीज आप लोग क्या देखेंगे, 9th 8th आई वुड, थोड़ा सा चलिए 8th भी देख लीजिए। वैसे तो 9 10th का साइंस यानी कि उसमें तीनों ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, प्लीज गो फॉर इट। एक बार देख लीजिएगा, बहुत आसान है, आप लोग सब रिकॉल कर लेंगे। और बायो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एस्पिरिन was derived from the acetyl salicylic acid is found in very common, ये तो हम पढ़ रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं, बिल्कुल बेसिक है। विलो बार्क ट्री से हम लोग क्या करते हैं, उसको वहां से हमको एस्पिरिन मिलता है। वेरी इजी क्वेश्चन। अगेन देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 5 इजी लेस देन, देख लीजिएगा ये भी बहुत आसान है, आप बिल्कुल रिकॉल करिएगा। 6 7 बिल्कुल आसान है, इसलिए हम लोग ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे फिक्स्ड फॉर्मूला निकल के आता है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, a tall man of height 6 feet wants to see his full image, the required minimum length of the mirror would be what। तो यहाँ से बिल्कुल फिक्स्ड फॉर्मूला है, जो मिनिमम लेंथ होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड फॉर्मूला वो आधी हो जाती है मिनिमम लेंथ जो हाइट दे रखी है। सो हाइट गिवन, टॉल मैन की जो हाइट है गिवन, सो उसकी हाफ वुड बी द मिनिमम लेंथ। सो फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, तो यहाँ से आप निकाल देंगे 6/2 वुड बी 3 फीट। अगेन इजी। नेक्स्ट, next question, ninth question is a plain class tab is kept over various colored letters like the letter which appear least raised, और अलग अलग कलर्स दे रखे हैं हमको। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिकॉल करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिक्स का, आप ये बड़े आसानी से क्वेश्चन कर देंगे ये वाला भी। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है लगेगा, तो रिकॉल कीजिए कौन से कलर की जो वेवलेंथ है बियोग में, रेड ब्लू, ये जो भी कलर्स गिवन है और जो 7 कलर्स आते हैं रेनबो के, उनमें से वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, तो उसको कनेक्ट कीजिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से। सो वेवलेंथ से कनेक्ट कीजिए। तो इफ आई टॉक ऑफ द वेरी लाइक रेड कलर, तो वेवलेंथ जो है रेड कलर की वो सबसे हाईएस्ट होती है, सबसे ज्यादा होती है कि नहीं होती है।
तो इसको कॉरिलेट कीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। कॉरिलेशन आप एक बार कर देंगे तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कितनी आसानी से ये जो है क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन सर्फेक्टेंट से रिलेटेड है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन, ये भी आप लोग कर लेंगे, बहुत आसान है ये वाला भी। इन्यूलिन ऑकर्स इन द रूट ऑफ, वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, हो जाएगा ये भी। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12th, इजी बिल्कुल, जनरल साइंस के मैक्सिमम क्वेश्चन देखिए लगातार आ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की। देखिए 17 ये भी है, 18, 19 एंड 20th, 21 सारे जनरल साइंस के क्वेश्चंस ही चल रहे हैं। ये 23 थोड़ा सा मैथमेटिक्स और फिजिक्स फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। 24th इजी कॉमन सेंस बायो, 25, 26 बायो अगेन। नेक्स्ट 27 पे आ जाते हैं हम। सो 27 पे आ जाते हैं। लेट मी टेल यू ऑलरेडी ये क्वेश्चन कैसे करना है। ट्वेंटी सेवन, चलो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैथमेटिकल क्वेश्चंस और स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे। आई वुड हेल्प थोड़ा सा ताकि आपको आइडिया लग जाए, और जो और भी जेआरएफ और पीएचडी एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होएगा गेट में भी। अ पेयर ऑफ फेयर डाइस, एक फेयर डाइस है, इज थ्रोन इंडिपेंडेंटली 3 टाइम्स, उसको 3 टाइम जो है फेंका गया। एक पेयर है, पेयर का मतलब है एक डाइस, 2 डाइस है, पेयर की बात करें यहाँ पे, उनको 3 तरीके से जो है रोल किया गया, फेंका नहीं गया, रोल किया गया है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्कोर ऑफ एग्जैक्टली 9, हमको स्कोर लाना है 2 बार, 2 बार स्कोर जो है 9 आना चाहिए। तो देखिए इमेजिन कीजिए आप लोग कि हम एक डाइस को, मान लीजिए अगर एक का नंबर जो आ रहा है, डाइस 1 का जो नंबर है वो 3 आ रहा है, और दूसरी डाइस का जो नंबर है वो 6 आ रहा है, तो टोटल यहाँ से 9 निकल के आ जाएगा, आ जाएगा। इसी तरीके से अगर एक बार डाइस 1 का जो नंबर है वो 5 आया, फिर बी का, डाइस 2 का, या बी, यहाँ पे मैं नंबर के लिए मेंशन कर रही हूँ वेरिएबल्स, बी का जो है 4 आया, तब भी 9 नंबर निकल के आ जाएगा। या फिर पहली वाली डाइस का जो है वो 4 नंबर आ जाए, और दूसरी डाइस का जो है वो 5 नंबर आ जाए, या फिर पहली वाली डाइस का नंबर 6 आ जाए, दूसरी वाली डाइस का जो है वो नंबर क्या आ जाए, 3 आ जाए, तो हमारा जो टोटल है वो 9 निकल के विल गेट 9, 9 आ जाएगा इस तरीके से। तो 4 टाइम्स जो है, 4 तरीके से 4 टाइम्स अगर हम करें, दोनों डाइस को रोल जब करेंगे तो 9 नंबर निकल के आता है। तो टोटल की अगर हम लोग बात करें तो टोटल यहाँ से, क्योंकि 2 डाइस है तो 6 × 6 मैक्सिमम तो 6 ही होता है ना, तो टोटल 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला निकल के आता है, पहले आप लोग पी निकाल लेंगे, तो पी वुड बी कितने तरीके से आ रहा है, 4 तरीके से आ रहा है अपॉन टोटल। सो ये जो नंबर आया ये निकल गया 1/9। इसी तरीके से आप क्यू निकाल लेंगे, सो क्यू वुड बी 1 माइनस पी हो जाएगा, सो दैट विल बी 1 - 4/36, और 1 - 1/9, तो ये निकल के आ जाएगा 8/9। फिर हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, जो फॉर्मूला आएगा प्रोबेबिलिटी का, इसका जो फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे वो लगाएंगे 3C2 कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई बाय Q इंटू पी का स्क्वायर।
ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, 3 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, 2 टाइम्स है, इनटू क्यू कितना है, 8/9 है, और पी स्क्वायर कितना है, 1/9 का स्क्वायर है। तो यहाँ से जो नंबर निकल के आ जाएगा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 8/250 243 आ जाएगा। सो आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने अगेन प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, इंटीग्रेशन, नॉट एग्जैक्टली इतना नहीं है, गेट में हम कह सकते हैं, बट मेजॉरिटी क्वेश्चंस फ्रेम एप्टीट्यूड में कोई भी रिसर्च एग्जाम्स दे लीजिए, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस के आते ही आते हैं, और रीजनिंग भी आती है। तो ये अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, ये वाला टॉपिक मैथमेटिक्स में बहुत आसान है। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने निकाले, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस दे आर फ्रेम, सो प्लीज गो फॉर इट। नेक्स्ट, इजी। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन हो जाएगा। बिग होल्स इन स्विस चीज, कितना आसान है। कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे रिलीज होगी तो वहां पे झाग निकलेंगे, बुलबुले निकलेंगे। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट जो है अगेन थोड़ा सा जियोग्राफिकल क्वेश्चन है, तो ये भी आप कर देंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से रिलेटेड है। 38 क्वेश्चन जो है, चलिए देख लेते हैं। थर्टी एथ क्वेश्चन में अब क्या करेंगे, देखिए इसमें भी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला निकल के आने वाला है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एट एन इलेक्शन ए वोटर मे वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, सो देयर आर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टू बी इलेक्टेड। ओके, सो टोटल कैंडिडेट्स कितनी बात कर रहे हैं, 10 कैंडिडेट है यहाँ, और 4 उनमें से इलेक्ट होने हैं। ये दिया हुआ है, इलेक्शन चल रहा है और वोटिंग चल रही है। तो अगर एक वोटर वोट करे एटलीस्ट एक कैंडिडेट के लिए, तो कितने तरीके से, नंबर ऑफ वेज, वो वोट कर सकता है, कितने तरीके से वो वोट कर सकता है। तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला निकल के आएगा। देखिए टोटल कैंडिडेट्स कितने दे रखे हैं, अगेन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगे, टोटल कैंडिडेट्स एन वुड बी, एन इज 10, और कितने आ सकते हैं कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, वो आ जाएंगे 4। तो सिंपल है, लगा दीजिए कॉम्बिनेशन का एन सी आर, यानी कि टोटल नंबर फैक्टोरियल, फिर एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और आर का फैक्टोरियल। ठीक है, ओके, सो एन इज 10 और ये आर है। आर मतलब नंबर ऑफ टाइम्स टू बी इलेक्टेड। तो 4 तरीके से है, वो हो सकता है 10 का फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 1, पहला तरीका, पहले तरीके से 10 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, प्लस 10 का फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल, प्लस 10 का फैक्टोरियल अगेन, सो 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल, प्लस 10 का फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल और फिर 4 का फैक्टोरियल। ओके, सो आई विल राइट लाइक ऐसे फैक्टोरियल, पहले माइनस करेंगे आप, जैसे 10 माइनस 1 को पहले आप माइनस करेंगे, फिर फैक्टोरियल निकालेंगे, और फिर 1 का फैक्टोरियल। तो आई होप यू नो दिस कि कैसे फैक्टोरियल निकालते हैं। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो है वो वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, अगर हम कैलकुलेट करें सब कुछ, तो 385 वैल्यू आ जानी चाहिए। आंसर इज 385 शुड बी द आंसर, दिस हैज टू बी द आंसर। करके देखिए, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वर्किंग वाला है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आई रिपीट। ये तो आप प्रैक्टिस करिए इस तरीके के क्वेश्चन, इस वाले के तो, ये वाले तो आते ही आते हैं। तो चलिए लगाइए इसमें फॉर्मूला, देखिए 10 men and 8 women working can complete a work in 5 days। तो 10 men हैं, 8 women हैं, वो एक काम कंप्लीट कर रहे हैं, 5 दिन में कर सकते हैं।
है ना? तो वर्क डन जो है, एक लेडी जो है वो कितना ले रही है, उसका जो अगर हम काम देखें तो वो आधा दिन ले रही है एक आदमी के लिए एक दिन में। तो हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे कि 4 मेन या 6 वुमेन को एक काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या देखेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल वर्क डन निकालेंगे। टोटल वर्क डन देखिए निकालेंगे, और वो किस तरीके से निकलता है। टोटल देखिए कितने दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं वर्क, सो मल्टीप्लाई बाय कितना, कितने ये लोग जो है काम कर रहे हैं, एक काम को कर रहे हैं 5 दिन में, तो टोटल नंबर ऑफ मेन कितने हो जाएंगे, कितना लग रहा है। तो यहाँ पे मेंशन है कि अगर लेडी, एक लेडी जो है, अगर मान लिया एक्स डेज ले रही है एक काम को करने के लिए, एक्स डेज ले रही है, ठीक है, मतलब एक मैन ले रहा है, चलिए एक आदमी एक्स डेज अगर ले रहा है, तो वीमेन जो है उसका डबल ले रही है ना, नहीं हाफ ले, हाफ दिन में कर रही है। ठीक, तो यहाँ से नंबर ऑफ मेन कितने निकल के आ जाएंगे, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, प्लस 8 वीमेन, सो 5, क्योंकि डबल है। लेडी जो है एक दिन में काम जो खत्म कर रही है वो आधा खत्म कर रही है मेन के, इसलिए ट्वाइस कर दिया हमने आदमी के काम करने की एबिलिटी। सो 20 प्लस 8, that would be 5, so this is into 28, तो 140 निकल के आ जाएगा। ओके, सो फॉर 140 टोटल वर्क डन हो गया है। अब टाइम टेकन फॉर बाय 4 मेन, यानी कि 4 मेन और 6 वीमेन कितने टाइम पीरियड में करेंगे, यहाँ से निकल के आ जाएगा। सो टोटल को आप डिवाइड कर देंगे किससे, अगेन नंबर ऑफ मेन और वीमेन से। सो टोटल वुड बी 140 अपॉन, अगेन 4 है तो 4 इंटू 2 प्लस 6, तो आंसर जो है आपका निकल के आ जाएगा कितना, 10 डेज शुड बी द आंसर। आंसर आएगा 10 डेज। तो देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है, वर्किंग वाले ये जरूर कीजिए, स्पीड वाले जरूर आते हैं, ग्राफिकल वाले जरूर आते हैं, एम्स कोई भी आप एग्जाम दे लीजिए, आई रिपीट अगेन एप्टीट्यूड में मोस्ट कॉमन क्वेश्चन सही है। तो ये लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, मैं जो आपको डायरेक्ट बता रही हूँ आप प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अगेन फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है, इजी है, इजी है। इलेक्ट्रिक करंट, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक करंट से रिलेटेड है। मिल्क kept at room temperature turns to curd due to fermentation। ओके, इजी। देखिए यहाँ पे मायोपिया और हाइपोमेट्रोपिया की बात हो रही है, अगेन फिजिक्स, ह्यूमन आई का क्वेश्चन है। Door of the working refrigerator is left open and well insulated insulation, this the overall temperature, again 9th 10th की मेजोरिटी क्वेश्चन जनरल साइंस के ही चल रहे हैं। एलईडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। विनेगर इज एसिटिक एसिड, केमिस्ट्री, रॉ वेजिटेबल्स, फिजिक्स का क्वेश्चन है। while evaluating an investigational new drug phase 1, this question is good, थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन और स्टैटिस्टिक्स अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं, चलिए वो भी सॉल्व हम लोग कर लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, फेज 1, while evaluating in an investigational new drug, एक ड्रग है उसको अगर हम देखेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, तो फेज 1 स्टडी क्या होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, लेबोरेटरी एनिमल्स, फ्यू हेल्दी वॉलंटियर्स, अ सिंगल मेंबर फ्रॉम द रिसर्च टीम एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ पेशेंट्स। देखिए जब भी हम लोग जो है क्लिनिकल इसकी जो बात करें, फेजेस की बात करें, कोई हमें टेस्टिंग करनी होती है तो 4 फेजेस निकल के आते हैं, फेज 1 2 3 एंड 4। टेस्टिंग हो रही है ना, ओवरऑल हम लोग एक हाइपोथेसिस रखे और हमको एक जो है नई ड्रग लेके आनी है मार्केट में, तो किस तरीके से होता है, तो 4 फेजेस चलते हैं ट्रायल्स में। क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्लिनिकल ट्रायल से पहले, यानी कि टेस्टिंग से पहले कोई भी ड्रग की हम लोग प्री क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यानी कि जो भी लेबोरेटरी रिसर्च का जो काम होता है, हम जो करेंगे, आप लोग जो करेंगे,
रिसर्च में जो लेबोरेटरी टेस्टिंग वगैरह जो चलेगी वो सब प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में आता है। उसके बाद में जो होते हैं शुरू होते हैं हमारे फेजेस क्लिनिकल ट्रायल्स के। तो फेज वन में जो है पार्टिसिपेंट्स जब टेस्ट कर रहे हैं ड्रग को, तो कुछ ही टेस्ट होते हैं पार्टिसिपेंट्स जो या पेशेंट्स कह लो, तो 10 to 80 पार्टिसिपेंट्स आर देयर जब हम एक ड्रग टेस्ट कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, यानी कि ड्रग की टेस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद में फेज टू की अगर हम लोग बात करें तो टू फेज में जो है आप लगा लीजिए करीब 300 पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं। फेज थ्री की बात करें तो लगभग लगा लीजिए 1000 हो जाते हैं, और बढ़ा दीजिए नंबर, बढ़ते जा रहे हैं नंबर, 1000 पार्टिसिपेंट्स आ गए। फाइनली जो फोर्थ है तो उसमें हम लोग लॉन्ग टर्म टेस्टिंग करेंगे, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है ड्रग के, फुल एंड फाइनल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। तो इस तरीके से एक बार जो है प्लीज गो फॉर कि क्या क्या फेजेस होते हैं एक ड्रग टेस्टिंग की, क्या क्या क्लिनिकल प्री क्लिनिकल ट्रायल्स है, क्या क्या पोस्ट क्लिनिकल, कुछ पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स भी होते हैं, और क्या क्या फेजेस को एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ओके, इजी। नेक्स्ट, फिक्स्ड क्वेश्चन 40th क्वेश्चन, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अपडेटेड दिस इज फिक्स्ड क्वेश्चन। ईयर वाले आप क्वेश्चन जरूर देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेज वाले भी एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है स्केलर वेरिएबल सब, अब स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अमंग द डेटा कलेक्टेड फॉर अ क्लिनिकल स्टडी इन डायबिटिक पेशेंट्स, तो डायबिटिक पेशेंट्स में रिसर्च चल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर वेरिएबल, इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर वन कह रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल एट टाइम ऑफ एनरोलमेंट इनटू रिसर्च स्टडी, ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात हो रही है फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड में कह रहे हैं डेली यूनिट्स ऑफ इंसुलिन प्रिस्क्राइब टू अ पेशेंट, कितना इंसुलिन हम दे रहे, कितनी यूनिट ऑफ इंसुलिन दे रहे पेशेंट को। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है एज ऑफ द पेशेंट एट टाइम ऑफ डिसीज डायग्नोसिस, एज कितनी है पेशेंट की अलग अलग। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है डिस्ट्रिक्ट वेयर द पेशेंट्स करंटली लिव, ऐसी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे जो पेशेंट्स है वो करंटली लिव करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें रिसर्च की बात करें तो जो फोर्थ जो ऑप्शन है आराम से ही अलग सा ही कुछ दिख रहा है। लेकिन देखिए अगर हम स्केलर वेरिएबल पे फोकस करें तो स्केलर वेरिएबल्स वो होते हैं जो मेजरेबल होते हैं, मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, मेजरेबल वेरिएबल्स जिनको हम गिन सकते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है ग्लूकोज लेवल को हम काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक। इंसुलिन डेली यूनिट्स गिन सकते हैं, मेजरेबल है। थर्ड एज ऑफ द पेशेंट, ये भी गिन सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट जो है फोर्थ ऑप्शन जो है डिस्ट्रिक्ट वाला, इसका वैसे तो कोई लेना देना है ही नहीं इसमें, और मेजरेबल भी नहीं है। तो फोर्थ इज द आंसर विच इज नॉट, दे आर आस्किंग कि नॉट अ स्केलर वेरिएबल, इनमें से स्केलर वेरिएबल कौन सा नहीं है। देखिए बिल्कुल कॉमन सेंस भी था, इजी भी था थोड़ा सा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएंस फॉर द नंबर ऑफ कोविड केसेस, तो कोविड केसेस है ये दे रखा है ड्यू टू द नॉन एडहेरेंस टू कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इज 64, तो वेरिएंस दे दिया 64। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन की जो है वो वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम लोग वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन को देखें, मैं यहाँ पे जो है पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, बस आपको ये दिखा रही हूँ कि दोनों के बीच में क्या होता है, कॉरिलेशन क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो वो ही वेरिएंस होता है। अगर आप फॉर्मूला भी लगा दें, देखिए दोनों के, तो वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, सिंपल। तो यहाँ पे वेरिएंस जो है वो क्या दे रखा है, 64 दे रखा है, और हमको क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ से निकल के आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64, कितना इजी है, और आंसर आता है यहाँ से 8, सिंपल। तो एक तो आप लोग यहाँ पे वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखें, जो मेन फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने लेक्चर्स में काफी कुछ डिस्कस किया है, वो जरूर देखिएगा। और इसी तरीके से स्टैंडर्ड डिविएशन के क्वेश्चंस भी हम लोग जेआरएफ के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं रिपीटेडली, वहाँ पे भी फॉर्मूले हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं। सो प्लीज गो थ्रू प्रीवियस लेक्चर्स, आई रिपीट, आई रिमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोवा।
एनोवा की बात हो रही है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 में। So ANOVA is a statistical technique which is used to test which of the following. ANOVA we know हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं। पहला ऑप्शन है इक्वालिटी ऑफ मीन्स, सेकंड ऑप्शन इज इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस, थर्ड ऑप्शन इज इक्वालिटी ऑफ क्वार्टाइल्स और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इक्वालिटी ऑफ मीडियंस। देखिए बिल्कुल क्लियर कट है। एनोवा जो है, एनोवा टेस्ट क्या होता है, उसमें वेरिएबल्स से हम लोग कनेक्ट करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स ले लेते हैं, उनका मीन निकालते हैं अलग अलग वेरिएबल्स का ना। तो सिंपल है, इसमें क्या करना है, इसमें वेरिएंस को हम लोग कंसिडर करते हैं, मीन की तो बात ही नहीं हो रही, मीन तो हम लोग निकालते हैं लेकिन वेरिएबल्स का निकालते हैं, वेरिएंसेस और वेरिएबल्स वी कैन इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस। क्वार्टाइल्स का कोई लेना देना है ही नहीं यहाँ पे, मीडियंस का भी कोई लेना देना है ही नहीं। तो एनोवा अगर आप लोगों ने अच्छे से किया है, फॉर्मूला लगा के हम लोग ये टेस्ट भी करते हैं रिसर्च में, एमएससी में, आई होप आप लोगों ने किया होगा टेस्टिंग वगैरह एनोवा को यूज करते हुए, टू वे वन वे एनोवा वगैरह। तो वहां से सब कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली। सो दिस इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आप रिकॉल करें कि एनोवा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a researcher has access to data pertaining this disease is each value, अगर हर वैल्यू को हम एक रिसर्च चल रहा है, इंडिविजुअल्स, एक डेटा निकाला गया है हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिविजुअल्स का लेते हुए, अगर हर वैल्यू को, डेटा को जो निकाली गई है ना, एक इंडिविजुअल्स की हेल्थ देखी जा रही है, उसमें से एक पर्टिकुलर डेटा निकाला गया, अगर हर डेटा सीरीज को जो निकाला गया उसको मल्टीप्लाई कर दे 10 से, तो मीडियन पे क्या इफेक्ट होगा, ये क्वेश्चन है। देखिए अब मैं इसमें क्या ही बताऊं, दिस इज अगेन वेरी कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन। तो सब डेटा को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 पे, तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो ओरिजिनल मीडियन वैल्यू जो निकल के आएगी, सबसे पहले तो रिकॉल कीजिए मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है मीडियन, यहीं से रिकॉल कीजिए, मीन मीडियन मोड के क्या फॉर्मूले होते हैं, ये भी आते हैं क्वेश्चंस एप्टीट्यूड में काफी, तो इनको रिकॉल कीजिएगा। तो मीडियन आप कॉरिलेट कीजिए, तो सारे डेटा को अगर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10 टाइम्स हो जाएगी ना ओरिजिनल मीडियन वैल्यू, इसमें क्या समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, देखिए वेरी इजी अगेन, तीन लोग हैं, उनके क्या दे दिए गए हैं, उनके क्या दे दिए गए, वेट दे दिए गए 56, 50 और 47 किलोग्राम्स। अर्थमेटिक मीन वेट निकालना है, सीधा सीधा हिसाब है, क्या करेंगे आप लोग, मीन निकालना है इसका। तो 50 प्लस 56 प्लस 47 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इज 3, तो आंसर यहाँ से निकल के जाएगा 51। वेरी इजी अगेन, ये भी आप कर देंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस भी इजी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, which of the following denotes five equal groups into which a population can be divided according to the distribution of values of particular variable। पांच इक्वल ग्रुप्स है एक पॉपुलेशन की, यानी कि एक पॉपुलेशन के पांच जो है ग्रुप्स बांटे गए इक्वली, तो वो कह रहे हैं कैन बी डिवाइडेड, मतलब पांच ग्रुप किस तरीके से डिवाइड हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल, एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू के अनुसार, अकॉर्डिंग। फिक्स्ड डेफिनेशन है, इसका आंसर जो है क्विंटाइल है, दिस इज फिक्स। अगर आप क्विंटाइल की डेफिनेशन देखेंगे समझेंगे, तो ये बिल्कुल ही इसी में क्विंटाइल में करते हैं, पॉपुलेशन को अलग अलग यानी कि पांच इक्वल ग्रुप में बांटा जाता है उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग, वेरिएबल की वैल्यूज के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। तो परसेंटाइल तो क्लियर कट आउट है। क्वार्टाइल अगर आप अगेन प्रीवियस लेक्चर्स हमारे देखें तो आप क्वार्टाइल वाला कॉन्सेप्ट भी रिकॉल करेंगे, तो ये भी नहीं है, डिसाइल भी नहीं होता। तो फिक्स्ड डेफिनेशन है क्विंटाइल। तो एक बार जो आई वुड सजेस्ट सबकी आप डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट समझिएगा, डेफिनेशंस पढ़ते हुए कॉन्सेप्ट समझिएगा, तो ये क्वेश्चंस भी इस तरीके के अगर आते हैं तो आप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, the percentage of total variation in the dependent variable which is explained by the set of independent variables। हम किस तरीके से परसेंटेज निकाले टोटल वेरिएशन की, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो किस पे निर्भर है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे निर्भर है। डिपेंडेंस किस पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। सिंपल है इसका आंसर, देखिए डायरेक्ट अगेन फिक्स्ड 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 डेफिनेशन और फिक्स्ड कॉन्सेप्ट आई वुड से, ये है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन ओनली। तो इसमें क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स को जो है हम कैसे समझाते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग।
तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की अगर हम लोग बात करें, रिकॉल कीजिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जो है दो फैक्टर्स के बीच में हम रिलेशन बता रहे कि नहीं बता रहे। y इक्वल्स टू ए एक्स वाला आप याद रिकॉल कीजिए, दो फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से मल्टी कॉलिनियरिटी, यानी कि बहुत सारे क्या ले रहे हैं, मल्टी आ गया, इन्होंने हिंट दे दिया है। तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को जब हम कंसीडर करते हैं और उनके बीच में क्या निकालते हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कंसीडर्ड, और उनके बीच में क्या निकालना, कॉरिलेशन निकालना इस मल्टी कॉलिनियरिटी। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, यही आंसर है जब हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस निकालते हैं। कोवेरिएंस में फर्स्ट वाला इज दो दो रैंडम वेरिएबल्स जब लेते हैं और उनके बीच में कॉरिलेशन निकालते हैं। सो व्हेन वी कंसीडर टू रैंडम वेरिएबल्स और उनके बीच में रिलेशन निकालना इज कोवेरिएंस। तो यहाँ पे क्या एनोवा को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो जी नेक्स्ट, the pre-test with the questionnaire before conducting a survey is denoted by which of the following। क्लियर कट है, अगेन फिक्स्ड डेफिनेशन है, पायलट सर्वे है ये। ऐसा टेस्ट कंडक्ट, एक सर्वे को करने से पहले क्वेश्चनियर की जो लिस्ट तैयार होती है, एक प्री टेस्ट होता है, जब आप इंटरव्यू जाते हैं उससे पहले कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कि नहीं होता है। इसी तरीके से सर्वे से पहले क्वेश्चनियर की लिस्ट तैयार होती है, कसवाल किए जाते हैं। तो उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, उसको हम उस पायलट सर्वे कहते हैं। देखिए यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक एनालिसिस का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लिक नहीं कर रहा है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉलो पीरियड लग नहीं रहा है, सिस्टमिक रिव्यू भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल रूल आउट करने वाला था कि तीन ऑप्शन देखिए क्लियर कट बाहर हो रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो पायलट सर्वे है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है देखिए, अगेन अ गुड क्वेश्चन। एक एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसमें जो है उन्होंने क्या लिए हैं, 100 पेशेंट्स लिए हैं, उनको ट्यूबरकुलोसिस है, एक स्प्यूडियम कल्चर लिया है। उसमें से वो कह रहे हैं कि 40 ऑफ देम हैड अ पॉजिटिव रिजल्ट। तो 40 का जो है, 40 पेशेंट्स का जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट आया है 100 पेशेंट्स में से, और 80 हैड अ पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम अ नोवल डायग्नोस्टिक अंडर इवैल्यूएशन। तो 80 का जो है वो भी पॉजिटिव रिजल्ट है, लेकिन इवैल्यूएशन हो रहा है, अंडर इवैल्यूएशन में। तो बेस्ड ऑन दिस हम लोग क्या है, वो टेस्ट जो है वो क्या दिखाएगा, क्या वो सेंसिटिविटी दिखाएगा टेस्ट, या स्पेसिफिसिटी दिखाएगा, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू दिखाएगा, या फिर नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू दिखाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये जेआरएफ में काफी बार इस तरीके के पार्ट सी में क्वेश्चंस आए हुए हैं। सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी टेस्ट करने के लिए फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस दे फ्रेम्ड इन जेआरएफ। तो आप ये यहाँ से मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, वो ध्यान रखिएगा। सो सपोज लेट से पॉजिटिव टेस्ट है और नेगेटिव टेस्ट है। तो यहाँ पे अगर सिकनेस है या फिर डिसऑर्डर है या फिर कोई बीमारी है, और यहाँ पे नॉट हेल्दी या नॉट नो डिसऑर्डर, तो पॉजिटिव टेस्ट के केस में ये जो है दिस इज ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव, और नॉट हेल्दी दिस इज फॉल्स पॉजिटिव। नेगेटिव टेस्ट के केस में अगर सिकनेस है तो फॉल्स नेगेटिव, ये आप ध्यान रखिएगा। और नेगेटिव टेस्ट एंड नॉट हेल्दी दैट मीन्स ट्रू नेगेटिव। सो ट्रूली पॉजिटिव क्या है, यानी कि डिसऑर्डर है या बीमारी है या हेल्दी नहीं है। अगर टेस्ट रिजल्ट ये आ रहा है कि हेल्दी नहीं है
लेकिन पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है, लेकिन हेल्दी नहीं है, तो वो फॉल्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ आया, नकली है ना, दिखा रहा है कि पॉजिटिव टेस्ट आया लेकिन हेल्दी तो नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? इसी तरीके से फॉल्स नेगेटिव क्या होते हैं और ट्रू नेगेटिव क्या होते हैं। तो सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला है वो होता है सेंसिटिविटी ट्रू पॉजिटिव टीपी अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। इससे हम सेंसिटिविटी कैलकुलेट करते हैं। और स्पेसिफिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ओके, तो ट्रू पॉजिटिव divided by true positive plus false negative is sensitivity, and specificity is calculated by true negative divided by true negative plus false positive। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ध्यान से फिर से क्वेश्चन, तो 40 पेशेंट्स का जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट आया और 80 जो है पॉजिटिव दे रहे रिजल्ट लेकिन अंडर इवैल्यूएशन दे रहे। तो हम लोग क्या देख के बता सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है? देखिए, तो ट्रूली पॉजिटिव भी हमको दिख रहा है और फॉल्स नेगेटिव भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फॉल्स नेगेटिव दिख रहा है, तो ट्रूली पॉजिटिव दिख रहे हैं। मैक्सिमम जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। तो दिस वुड बेटर शो, दिस टेस्ट वुड शो सेंसिटिविटी। तो ये टेबल और फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, जेआरएफ के क्वेश्चंस भी है, सीएसईआर जेआरएफ के भी है ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ओके, एक अगेन एक रिसर्च चल रहा है। रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेट्स एन अचीवमेंट, एक टेस्ट हुआ है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंसिडर किया गया एक स्टडी में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स इन द टेस्ट इज फाउंड टू बी नेगेटिवली स्क्यूड। नेगेटिव स्क्यूड जो है वो टेस्ट आया है, जो रिजल्ट्स आए हैं वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इससे डिफिकल्टी लेवल का क्या पता लगता है इस टेस्ट में। देखिए, नेगेटिव स्क्यूनेस की बात हो रही है, तो आप दोबारा स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव और वो सब देखिएगा। तो नेगेटिव स्क्यूनेस के केस में आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? जो डेटा होता है, जो डेटा हम लोग लेते हैं वो बहुत ही एक्सट्रीमली लाइक स्मॉल डेटा को कंसिडर करते हैं। तो जो हम छोटे या एक्स्ट्रा एक्सट्रीम में डेटा लेंगे या स्मॉलर डेटा लेंगे, आप मुझे खुद बताइए जो गेन्स होंगे, या फिर चलिए लॉसेस की बात करें तो फ्यू लॉसेस होंगे ना, छोटा डेटा है तो बहुत ही कम लॉस होने की चांसेस है कि नहीं है प्रैक्टिकली। सो फ्यू लार्जर लॉसेस इन केस ऑफ नेगेटिवली स्क्यूड डेटा। ओके, तो क्या आंसर हो जाना चाहिए इसका? छोटा सा डेटा है, तो क्या हो जाना चाहिए? जो टेस्ट है वो क्या होगा? वो काफी इजी होगा कि नहीं होगा? अब इसको कॉरिलेट कीजिए किससे? पॉजिटिव डेटा, पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा से, या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को भी यहाँ पे आप जो है इससे रिलेट कीजिए। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने। तो हम लोगों ने एप्टीट्यूड के जो है आज क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। आगे भी आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा, बहुत सारी चीजें हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच अगेन।